हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास जो न्यूज़ हैं वो पहले तो एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है अमेरिका एंड यूक्रेन को लेकर। भाई साहब, क्या मतलब दिमाग है इस ट्रम्प का। आज आप देखेंगे जरा। दूसरा हमारे पास जो न्यूज़ है वो है इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को लेकर, तीसरा गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर, फिर उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस को लेकर। तो आज हमारे पास ये न्यूज़ हैं जिनकी एक एक करके हम चर्चा करना शुरू करते हैं। बहुत दिनों से आप कॉर्पोरेट न्यूज़ का आप लोग वेट कर रहे थे, फाइनली आज शुरू हो चुकी है और अब ये डेली बेसिस पर आएगी, डेली बेसिस पर आएगी। ठीक है जी, चलिए। तो आज सबसे पहली जियो पॉलिटिकल न्यूज यूएस और यूक्रेन वाली को मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। और सबसे पहले आज हम न्यूज कवर करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को लेकर। देखो जी, इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो कि घबराई हुई है किससे? स्विगी और जोमेटो से। क्योंकि आप जानते हैं स्विगी और जोमेटो ने इंस्टेंट फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जहां पे 10 या 15 मिनट के अंदर ये लोग सैंडविच डिलीवरी कर देते हैं, जिससे कि इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी की पूरी सफर हुई लग रही है। और इन्होंने कई बार कोशिश भी किया है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कंप्लेंट डाली गई है, क्योंकि इन लोगों के पास, स्विगी और जोमेटो के पास जो डेटाबेस है वो हमारे कस्टमर को भी मैसेज डाल डाल के अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी मेल डाली है। अब इन्होंने एक और अच्छा स्टेप लेने की कोशिश की है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि देखो जी, आज के डेट में हम 85 लाख लोगों को पूरे देश में रोजगार दे रहे हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। ये बढ़कर हम 1.5 करोड़ भी कर सकते हैं, बस हमें आप इंडस्ट्री का स्टेटस दे दीजिए। अब मेरे लिए हैरानी की बात थी कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को प्राप्त नहीं है। मैंने तो कई जगह देखा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री लिखा होता है, बट इंडस्ट्री का स्टेटस इन लोगों को प्राप्त नहीं है। एंड नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गेटिंग दिस स्टेटस? इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से क्या होगा कि गवर्नमेंट इनके उद्धार के लिए स्कीम्स बनाना शुरू करेगी। गवर्नमेंट इनके उद्धार के लिए नई नई स्कीम्स, नए नए स्टेप्स लेना शुरू कर देगी। इनकी सुनवाई होगी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो ये चाह रहे हैं कि भैया देखो, हम रोजगार इतना देश में दे रहे हैं, उसे बढ़ा के डबल भी कर सकते हैं, बस हमें इंडस्ट्री का स्टेटस दे दो। लगता मुझे कम है कि अगर अभी तक नहीं मिला तो अभी कैसे मिलेगा। और ना ही ये लोग इतने रेगुलेटेड हैं, इतने ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान का कोई एक ग्रुप हो जो एक साथ चलता हो, जो गवर्नमेंट के ऊपर इंपैक्ट डाल सके। बट ठीक है, अभी इन्होंने डिसाइड किया है, देखते हैं। जब तक ये कई ग्रुप्स एक साथ नहीं हो जाएंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले, और एक बड़ा ग्रुप ना बना के गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। तो अब इन्हें चाहिए कि भैया मिलकर पूरी इंडस्ट्री का स्टेटस लेना है, तो फिर मिलकर पूरे हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट एक हो जाओ, तभी कुछ हो सकता है, वरना जोमेटो और स्विगी खा जाएंगे, ये पक्की बात है। चलिए, अगली न्यूज है हमारी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर। भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान लग रहा है मुझे तो वो ड्रीम 11 पे लगा हुआ है। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री 9.1 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी बाय 2029। भाई 9.1 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, ये जो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, हे भगवान, कसम से। मतलब मुझे एक बड़े मेरे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने कॉल करके कहा, हाँ जी अमित, ड्रीम 11 पे गेम बनाइए। मैं कहा ये है क्या? तो उन्होंने बताया ड्रीम 11 पे आईपीएल में गेम बनती है। तो मुझे तो तब पता लगा, फिर इसके टूर्नामेंट होते हैं। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? कहने लगे मेरे तो सारे मोहल्ले में सारे रिश्तेदार ये खेल रहे हैं। मतलब वो मैंने तो ये कहावत सुनेगी कि पिएगा इंडिया, मतलब वो बॉर्नविटा के बारे में, वो कोई और चीज नहीं, पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये क्या मतलब, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? तो नया कॉन्सेप्ट बन गया है। कमाल हो गई यार। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री, ड्रीम 11 वगैरह, ये सब चीजों में ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन चेस या ऑनलाइन गेम्स, वो टी वो जो PS5 वगैरह, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। खैर, बहुत अच्छी बात है। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है? लूमिंग टैक्स हर्डल्स, मतलब जो टैक्स जो है गवर्नमेंट ने अभी, आप जानते होंगे शायद, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है इस इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अरे हैरानी की बात है, गवर्नमेंट भी, हमारी निर्मला ताई भी वैसे किसी को नहीं छोड़ रही, किसी को नहीं छोड़ रही, पकड़ पकड़ के बिलों से निकाल निकाल के टैक्स लगा रही हैं। चलो जी, अच्छी बात है। बट ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हो रही है एंड आगे आने वाले समय में इसके ऊपर टैक्स रेगुलेट होंगे, जैसे क्रिप्टो के ऊपर हो रहे हैं। चलिए जी,
आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास एरिक्सन को लेकर। भाई साहब ये भी बहुत बड़ी कहानी है। क्या आप अनिल अंबानी की कंपनी को जानते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि इंसॉल्वेंसी में चली गई। अब इंसॉल्वेंसी में जाने का कारण ये था कि जो कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सप्लायर था, वो उसका कंपनी का नाम था एरिक्सन। एरिक्सन का लगभग 550 करोड़ से ऊपर कंपनी ने देना था। अब कंपनी ने एरिक्सन को पैसा नहीं दिया, हो गया डिफॉल्ट। तो एरिक्सन ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब एरिक्सन की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया भारत के एनसीएलटी के द्वारा। रीजन क्या था कि हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, जिसे आईबीसी कहते हैं, जो कि इंसॉल्वेंसी के केस में जो कानून अप्लाई होता है, उसमें एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप किसी भी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के लिए आते हो तो आपको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा जाएगा कि भैया आपको इसने पेमेंट नहीं दी है। वो सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में। अब एरिक्सन का कोई भी अकाउंट भारतीय बैंक में नहीं था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे देता है और जो भारत में है। तो एरिक्सन का कोई भी अकाउंट भारत में था नहीं, तो इनकी एप्लीकेशन के साथ में ये वाला सर्टिफिकेट नहीं जा पाया। कोर्ट ने उठा के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब इतनी हैरानी की बात थी कि एरिक्सन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये मतलब क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक विदेशी कंपनी हूं, रिलायंस कम्युनिकेशन से मुझे पैसा रिकवर करना है और मेरा अकाउंट भारत में नहीं है, तो तुम मेरी एप्लीकेशन ही नहीं सुनोगे, तो फिर तो हम कोई भी विदेशी कंपनी भारत से डील नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान में आर्टिकल 142 के अंदर एक पावर है कि जहां देश की इज्जत की बात आती है तो वहां सुप्रीम कोर्ट लॉ में लिखी गई बात को पलट भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 की यह पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हित में आर्टिकल 142 के इस पावर को यूज किया और उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया अगर हमने ये कानून बनाया तो और यही कानून रहा तो इसका मतलब तो कोई विदेशी भारत से डील नहीं करेगा। तो फिर सबको डर लगेगा कि भाई हम भारत में पहले बैंक अकाउंट खुलवाएं या फिर हमारा कोई भविष्य नहीं, पेमेंट रिकवर नहीं होगी। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया कि लॉ में अमेंडमेंट की जाए। अब लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई और कहा गया कि अब यह सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। ठीक है जी, यहां तक की कहानी हुई। फिलहाल तो एरिक्सन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब जब एरिक्सन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, रिलायंस कम्युनिकेशन को इंसॉल्वेंसी में ले जाया गया और पेमेंट कर दी गई। एरिक्सन को पेमेंट हो गई, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंसी में चली गई। अब रिलायंस कम्युनिकेशन का कहना है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की। रिलायंस कम्युनिकेशन के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने, देखो जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो वहां पर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी को जो चार्ज ले लेता है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। एक ऑफिसर आपके सामने भी खड़ा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो अब हुआ क्या, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने, पक्की बात है रिलायंस कम्युनिकेशन के एंगल से ही कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, एक एप्लीकेशन फाइल की कि जो एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए हमने पे किए हैं वो पे नहीं होने चाहिए थे, वो वापस मंगाओ और उसे उठा के कंपनी के जिन्होंने लोन दिया है उन्हें पे करो। ये नया पंगा डाल दिया है। यस, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है अगर ये पेमेंट एरिक्सन को प्रेफरेंस में दी गई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब क्रेडिटर को पेमेंट दी जानी थी, एरिक्सन का नंबर था 5वां। अगर ये प्रूव हो गया कि पहले को 4 को रोककर 5वें को पहले पेमेंट दे दी गई है तो इसे प्रेफरेंस पेमेंट माना जाता है। कंपनीज एक्ट के अंदर भी और इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर भी ये प्रावधान है कि अगर प्रेफरेंस पेमेंट हुई है तो जिसको हुई है उससे वापस ले लिया जाएगा। अब एरिक्सन भी आ गया, भिड़ गया, उसने कहा नहीं किस बात की वापस करो भाई, हम कंपनी के क्रेडिटर थे, ऐसे कैसे, हमें कोई प्रेफरेंस नहीं मिली, हमें हमारे सीरियल नंबर के हिसाब से मिली है पेमेंट। अब बड़ा पेचीदा मामला यहाँ पर शुरू हुआ है। अच्छा खासा मामला खत्म हो चुका था बट रिलायंस कम्युनिकेशन के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने केस डाल दिया है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिलहाल एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी अपील रिजेक्ट कर दी है डीएलएफ के खिलाफ। मतलब डीएलएफ मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी डीएल एस्टेट की, उसको इंसॉल्वेंसी में ले गए हैं। कहां पर? गोवा में इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा और जो प्रोजेक्ट में इनका एक काम किया होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो जिसका नाम था ड्रिल टेक इंजीनियर्स। तो उन्होंने ड्रिल टेक इंजीनियर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम किया होगा डीएलएफ के बिहाफ पर, तो उन्होंने 4.5 करोड़ के बिल के लिए डीएलएफ को इंसॉल्वेंसी में घसीट लिया। ये और बात है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो
अगर कोई क्रेडिटर किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी कोड में लपेटता है कि जी इसने हमारा पैसा नहीं दिया, तो उसे एक चीज प्रूव करनी पड़ती है कि उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं था इस पेमेंट को लेकर, जबकि डीएलएफ और ड्रिलटेक के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट थे। तो उनका एडवोकेट भी पता नहीं क्या महान हस्ती है कि जब तेरे को पता है कि इतने डिस्प्यूट थे तो क्यों एप्लीकेशन फाइल करवाई। ये तो कॉमन सी बात थी जो हर एक को पता होनी चाहिए थी। फिलहाल डीएलएफ के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी जो कि रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज थी। अब मैं आता हूं आपके पास जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेकर। और जियोपॉलिटिकल न्यूज भाई साहब मैं तो क्या कहूं, मतलब मैं इस दुनिया से ही विश्वास सा उठता जा रहा है। क्या हो रहा है ये, एक बंदा आता है चुनाव जीत जाता है यूएस का ये कहते हुए कि मैं एक दिन के अंदर युद्ध खत्म करा दूंगा, केवल एक दिन के अंदर मैं ये सारा युद्ध खत्म करा दूंगा, ये कहकर बंदा यूएस का इलेक्शन जीत जाता है। उसके बाद पूरे संसार की मार्केटें गिरवा देता है ये कहते हुए कि भाई टैरिफ 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 टैरिफ, सारी मार्केटें गिर गई। उसके बाद कहता कोई टैरिफ नहीं, एक एक करके समझौते होंगे, एक एक करके शायद सबसे पहला समझौता भारत के साथ ही करने जा रहा है। चलो जी, मतलब पूरा उथल पुथल मचा रखी है पूरे संसार के अंदर बंदे ने। जेलेंस्की को बुलाता है रशिया यूक्रेन वॉर में, जेलेंस्की को सरेआम डांट देता है। मैंने तो कभी किसी को डांट खाते नहीं सुना इतनी ज्यादा कि राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को डांट रहा है इतना जी। उस बेचारे को पड़ गई, पड़ के बेचारा चला भी गया, बेइज्जत हो गया, चला भी गया। इसने फिर उसे बुलाया ट्रंप ने। अब हाँ सुन, डील हो सकती है अभी भी, जो तुझे चाहिए सब मिलेगा, मिनरल्स दे दे हमें। जेलेंस्की ने कहा दिए, मिनरल्स दिए, जा यार दे हमें। उसका भी अपना इंटरेस्ट है, वो भी चाहता है युद्ध हो, जब तक युद्ध होगा तब तक वो राष्ट्रपति है, ठीक है ना। अब ट्रंप ने कहा ले हथियार, चिंता मत कर, फुल ऑन सप्लाई होगी, बस मिनरल हमें दे दे। उसने कहा मिनरल दिए, हमें हथियार दे दो। लो जी, यहां से हथियार जा रहे हैं, वहां से मिनरल आ रहे हैं। शुरू हो गया, आज डिक्लेयर हो गया रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहेगा, ये रुक नहीं सकता। क्या मजाक है क्या पूरा संसार, ये क्या मजाक लगा रखा है हम लोगों ने, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा ये हो क्या रहा है। मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाई मिनरल्स की होगी अब जेलेंस्की करेगा यूएस को, और बदले में यूएस अनलिमिटेड सप्लाई वेपन्स की करेगा। और रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कह दिया कि ये वॉर रुकने नहीं वाला, ये चलता रहेगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान सही में। चलो जी आगे देखते हैं। अब ये आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज। सर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्या न्यूज है, अभी तो कोई न्यूज नहीं है। इंडिया हाथ उठा के खड़ा हुआ है ऐसे थप्पड़ मारने के लिए, और वो गाल पे लगा के खड़ा हुआ है, बस यही न्यूज है जियोपॉलिटिकल। बट जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारे चैनल देखो तो लग रहा है कि युद्ध बस 2-4 मिनट में शुरू होने वाला है। उनके चैनल देखो तो वो ऐसे तैयार बैठे हैं कि बस बंदूकें बस पकड़ के बैठे हुए हैं, बस ट्रिगर दबाना है। तो मतलब दोनों तरफ से मीडिया ने युद्ध छेड़ रखा है। बट विश्वास करना, भारत सरकार और उसके भारत सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई 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 गुना समझदार हैं। तो वो दे बेटर नोज कि व्हेन टू टेक अ कॉल एंड विच कॉल टू बी टेकन। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपना व्यू आप लोगों को कई बार बताया, अब भी बताऊंगा कि युद्ध का समय ये नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं युद्ध का समय नहीं है। हाँ, उसको सबक सिखाना जरूरी है। देर आर सम इनडायरेक्ट मेथड जहां से सबक सिखाया जा सकता है, और भारत सरकार वो करेगी। और अगर डायरेक्ट मेथड भी अपनाती है तो इसका मतलब रीजन होगा डेफिनेटली जिसके पीछे की ये रीजन अपनाया गया है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट रखता रहूंगा। अब डेली कॉर्पोरेट न्यूज आएगी, और कॉर्पोरेट न्यूज के साथ में एक जियोपॉलिटिकल न्यूज आपको जरूर मिलेगी। ठीक है जी, जो भी पूरे संसार में उस दिन हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। टेक केयर, खुश रहिए।